इस प्रदेश कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रांची के लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सेठ जी और आप सब लोगों का जो विजुअल है, प्रिंट मीडिया से संबंध रखने वाले सब लोगों को पार्टी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम सब कोई जानते हैं कि 18 जून को भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक ऐसा निर्णय लिया जिसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर झारखंड की दिशा को साकार करने का एक कदम था। वो था कमर्शियल कोल माइनिंग का। और अब वो 18 जून का हम सबको जानते हैं कि कमर्शियल कोल माइनिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर झारखंड बने, आत्मनिर्भर भारत बने, ये देश की चाहत है। और हम सबको जानते हैं कि दुनिया का जो कोयले का भंडार है उसमें भारत का चौथा स्थान है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार तो चौथा देश है जो सबसे ज़्यादा कोयले का उनके पास, भारत के पास प्रचुर मात्रा में है। कोयले पूरे भारतवर्ष की हम चर्चा करें तो कोयले की खपत 958 मिलियन टन है, जो पिछले वर्ष 1900 का जो पिछले वर्ष का सत्र था उसमें 958 मिलियन टन था। भारत में उत्पादित कोयले का वो जो था वो 707 मिलियन टन, 707 मिलियन टन था। हम डेफिसिट में 251 टन थे, 251 टन हम कम। और इस 251 टन जो दुनिया के कई देशों से हम कोयले को मंगाते हैं, आयातित करते हैं। और जब आयातित करते हैं तो विदेशी मुद्रा का हमको खर्च होता है 1.5 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा का खर्च उसमें होता है। फिर उसके कोयले के आने से जहाँ पर प्लांट है वहाँ पर एक लंबा श्रृंखला है, उसमें पॉल्यूशंस के भी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि इस देश की विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए और यहाँ पर उससे और कई फायदे होंगे, वो है रोजगार। झारखंड के संदर्भ की चर्चा हम करें तो यहाँ पर 6 जिले में, हजारीबाग में 1, बोकारो में 1, लातेहार में 4, खाली बस बता दें हल्के से, पलामू में 1, पाकुड़ और दुमका मिलाकर के 2, तो कुल मिलाकर 6-7 जिले में 9 माइनिंग यहाँ पर होना है। और ये माइनिंग का जो क्षेत्र है वो ऑल इंडिया, इससे कोई प्रभावित नहीं होगा। हम उसको और बाद में डिफाइन करेंगे। आप सब कोई जानते हैं कि विदेशी मुद्रा के माध्यम से हम कोयले को आयात नहीं करेंगे तो विदेशी मुद्रा हमको देना नहीं पड़ेगा देश में। सबसे बड़ी बात झारखंड के संदर्भ में अगर कर रहे हैं तो इस यहाँ पर ज़बरदस्त इलीगल माइनिंग हो रहा है, ये सब कोई जानते हैं। और इलीगल माइनिंग को अखबारों के माध्यम से आज भी अखबार में आया है कि सरकारी और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है। तो माइनिंग जब लीगलाइज्ड होगा तो इलीगल माइनिंग पर रोक लगेगा, क्लियर कट है। और झारखंड में हम बात करेंगे तो इससे रोजगार कितने मिलेंगे? 49,662 जो डाटा है, लगभग 50,000, इससे रोजगार के सृजन होंगे। हाल के दिनों में जो कोरोना का जो कालखंड है, इस कालखंड में हम कह सकते हैं कि बहुत से प्रवासी मजदूर आए हैं और
बड़ी संख्या में वो झारखंड में रह करके रोजगार करना चाहते हैं, अपने पेट को पालना चाहते हैं। तो प्रवासी मजदूर को हम इस काम में लगा सकते हैं, इस माइनिंग के काम में। तो इस रोजगार के सृजन में काम आएगा। कोई पहला तो विदेशी मुद्रा बचत होगा, दूसरा चोरी इलीगल माइनिंग पर रोक लगेगा, तीसरा है कोयले के चोरी पर रोक लगेगा। और सबसे बड़ा इसका लाभ मिलेगा कि इस नीलामी की जो प्रक्रिया है, ये कांग्रेस का काल नहीं है, यूपीए की सरकार नहीं है कि बैकडोर से कोयले का खदानों का आवंटन होता रहा। 1,70,000 करोड़ सबको याद है किस प्रकार से इलीगल लोग ढंग से कोयले की दलाली लोगों ने की थी। ये एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ इसका नीलामी होगा। नीलामी की जो प्रक्रिया होगी, नीलामी में जो राजस्व होगा, वो उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को मिलेगा। तो राज्य जो आज रो रहा है कि खजाना खाली है, खजाना खाली होने का जो बहाना कह रहा है, क्रोकोडाइल टीयर्स जिसको कहते हैं, घड़ियाली आंसू बहाने का जो काम कर रहा है, वो नहीं हो पाएगा। राज्य के राजस्व की वृद्धि होगी। देखिए, और इसका एक लाभ है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जिसको कहते हैं डीएमएफ। और डीएमएफ जो है वो पैसा भारत सरकार, मोदी जी की सरकार का देन है कि जिस जिले से मिनरल्स निकलता है उसका रॉयल्टी का कुछ अंश उस जिले में वहाँ की आधारभूत संरचनाओं के लिए दिया जाता है। कहीं पर पानी की समस्या हो, कहीं बिजली की समस्या हो, कहीं सड़क की समस्या हो, कहीं पर्यावरण की समस्या हो, कहीं रोजगार के लिए और सृजन करने की समस्याओं के निराकरण कैसे हो, ये पैसे उसमें खर्च होने चाहिए। झारखंड में जो मुझे जानकारी है कि 4500 करोड़ रुपया पड़े हैं, जिसका उपयोग राज्य सरकार नहीं कर रही है। मुझे तो अभी ये जानकारी मिली है कि राज्य के मुख्य सचिव ने उस पर रोक लगाने का काम किया कि कहीं इस पर खर्चा ना हो कोरोना छोड़ करके। जबकि डीएमएफ का जो फंड खर्च करने का जो अधिकार एक समिति के पास रहता है, जिसके सांसद में विधायक, हम जानकारी के लिए बता देते हैं, विधायक और सरकार के नुमाइंदे ये मिलकर तय करते हैं कि उस क्षेत्र में किस चीज़ पर खर्च किया जाए। राज्य सरकार का इस पर नहीं रहता, लेकिन राज्य सरकार इस बार हस्तक्षेप की है। केवल जानकारी के लिए बता देते हैं। देखिए, इस खदानों से कोल इंडिया को कोई खतरा नहीं है। जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कोल इंडिया को खतरा है, कोल इंडिया के पास अभी 463 खदानें हैं, उसके सब्सिडरी को मिला करके ECL, BCCL, CCL, तो इनके पास 463 खदानें हैं। और ये खदानें हम कह सकते हैं कि थर्मल पावर के लिए 100 वर्षों के लिए काफ़ी है, 100 ईयर्स के लिए। 463 जो माइंस हैं वो 100 ईयर्स के लिए है, 100 साल तक क्षमता उसमें है। इसलिए ये खाने जो हैं, इससे कोई उसका दुष्प्रभाव कोल इंडिया पर नहीं पड़ने वाला है। अब इससे क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा कि तो राजस्व मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कोयले पर चोरी रोकोगी तो है ही। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आयरन, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ है, बॉक्साइट के इंडस्ट्री, एल्युमिनियम के इंडस्ट्री हैं, आयरन की इंडस्ट्री है, एनर्जी के हैं, उसी प्रकार से कहते हैं केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के हैं। तो इन चीज़ों पर काम आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ी राज्य सरकार के बारे में भी हम थोड़ा बताना चाहते हैं, आपको जानकारी देना चाहते हैं। ये लाभ इस राज्य को मिलेगा। अब राज्य सरकार ने भी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के सरकार के पास इस एक पत्र भेजा है। उस पत्र में थैंक्स लिखा है, धन्यवाद। इस जो कमर्शियल माइनिंग के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। थैंक्स का मतलब यही होता है, थैंक्स फॉर योर डिसीजंस। हमारे भारत सरकार के
नुमाइंदे, क्या आवाज़ आ रही है ना? सामने देखें। अच्छा चलिए, सामने ही देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे हम। तो भारत सरकार के नुमाइंदे हमारे राज्य सरकार, जो झारखंड के सरकार के मुख्य सचिव से बात की, उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया। हमारे भारत सरकार के कोल सेक्रेटरी और कोल सेक्रेटरी के ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोल मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर झारखंड आते हैं और यहाँ के माइंस डिपार्टमेंट के नुमाइंदे या अफसर से मिलते, कोई आपत्ति नहीं। सरकार को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट में दिया जाता है और उसमें भी इस नीलामी के प्रक्रिया का विरोध नहीं है, केवल टाइम फैक्टर का है। राज्य की सरकार टाइम फैक्टर मांग रही है उस एफिडेविट में, कि टाइम फैक्टर ठीक नहीं है। डिसीजन इज ओके, बट हमको ये जो कोरोना कालखंड है इसमें हमको आपत्ति है। ये एफिडेविट, ये सुप्रीम कोर्ट का विषय है, वहाँ पर न्याय, हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं, ये हमारा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। अब यहाँ पर राज्य की सरकार राजनीति कर रही है, राजनीति कर रही है राज्य के हित को अनदेखा करते हुए, देश हित के अनदेखा करते हुए। और क्या कह रही है पब्लिकली और न्यूज़ में कि यहाँ पर पर्यावरण का खतरा होगा, रिहेबिलिटेशन का खतरा होगा। ये बातें कहीं सुप्रीम कोर्ट में या भारत सरकार को नहीं लिखा गया है। तो दोहरा चरित्र, दोहरा नीति को मैं उजागर करने के लिए भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। एक तरफ इसके कॉमर्शियल प्रोजेक्ट से हम इस राज्य को क्या लाभ मिलेगा, इस देश को क्या मिलेगा, ये हमने बताने का प्रयास किया है। तो दूसरे तरफ राज्य सरकार की नीयत, न सरकारी प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा कोई उस पर आपत्ति है, न सुप्रीम कोर्ट में भी आपत्ति नहीं। उनके एफिडेविट को पढ़ने से हमको जैसा लगा, लेकिन अखबारों में इस प्रकार का बयान दे करके झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम राज्य के हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यहाँ के मंत्री कर रहे हैं। ये घोर आपत्तिजनक है, जिसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं। हमारी ओर से इतनी बातें थे। संजय जी, जरूर जरूर, प्रश्न तो बनता ही है। उन्हें भरोसे में नहीं लिया, क्योंकि आपत्ति इस बात की भी है कि केंद्र सरकार ने उनसे कोई राय मशविरा नहीं किया, उन्हें ना तो भरोसे में लिया गया, ना उनकी किसी किस्म की सलाह। तो भाई थैंक्स क्यों दिया आप? उनके पदाधिकारियों ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज किया? उस वक्त दर्ज करना चाहिए था। मुख्य सचिव कोई छोटा पद नहीं होता, उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया। वो माइंस के डिपार्टमेंट के उनके हायर अफसर जो झारखंड के, उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं किया। और तो और सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल करना चाहिए कि राज्य सरकार को विश्वास में लेना चाहिए। कहाँ है वो? इसलिए जनता को धोखे में रखने का काम ना करें राज्य सरकार। कौन सा तिथि में लिखा था? हमारे भारत सरकार के पदाधिकारियों के सामने पत्र गया है क्या? सुप्रीम कोर्ट में गया है क्या? दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य सरकार गई है उसका आधार आपको भी पता होगा, वो जानना चाहेंगे कि आपको क्या पता है, क्या आधार? इन्होंने आधार दिया टाइम फैक्टर। दो बातें आप अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। एक तो पहला गवर्नमेंट कोयले की चोरी हो रही है, तो कोयले की जो वहाँ सुरक्षा करनी है वो CISF के हवाले। बड़ा दुर्भाग्य। जी जी, केंद्र सरकार ने जीते हैं वो काम, CISF केंद्र सरकार पे करा। कोयले की खदानें केंद्र सरकार क्यों नहीं चला सकती? दो बात निजी हाथों में क्यों देने? हाँ, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। ये मैं आपको और थोड़ा डिफाइन कर देना था। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला होता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। इस पर कोई केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हस्तक्षेप नहीं। सुन लीजिए, CISF सुन लीजिए ना, CISF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रखा है।
लेकिन एक कोयले की चोरी हो, कोयले की चोरी का राज्य सरकार कानून व्यवस्था में एक लाइन में नहीं समझना हम जो समझें अशोक जी। और दूसरा आपका जो प्रश्न है कि प्राइवेट सेक्टर, सुनिए सुन लीजिए ना हमारी बात, तो पूरी बात आपने प्रश्न पूछा तो हमको भी अधिकार है बोलने का, है कि नहीं अशोक जी? कि चुप हो जाए, बता दीजिए। तो इस कॉमर्शियल जो सेक्टर है, कोर सेक्टर के नाम से कांग्रेस की सरकार पहले ही देती आई है। कोर सेक्टर मतलब कोयले 3 प्रकार से दी जाती है। जो एक्ट है, कोल नेशनलाइजेशन एक्ट है, उसको आप पढ़िएगा तो उसमें क्लियर कट है कि 3 प्रकार से कोयले। एक कोयला जो भारत सरकार का उपक्रम है, जैसे कोल इंडिया। दूसरा राज्य सरकार का उपक्रम, मतलब जैसे JSMDC, उदाहरण दे रहे हैं। और तीसरा कोर सेक्टर के लिए। तो कोर सेक्टर में कौन कौन आता है? तो उसी में आता है स्टील आता है, एनर्जी आता है, सीमेंट आता है, ये सारे सेक्टर्स हैं। तो वहाँ पर भी तो आप टाटा को दिए हैं कि नहीं? टाटा स्टील को दिए हैं कि नहीं दिए हैं? मेरा ये प्राइवेटाइजेशन का सुन लीजिए। क्योंकि वो कई ऐसे माइंस हैं जो CCL नहीं चला सकती है, BCCL नहीं चला सकती है। आज प्रतिस्पर्धा का युग है। मैं अब दूसरे तरफ ले जाना चाहता हूँ। चाइना कौन सा कंट्री है? कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिज्म है ना। वहाँ पर भी तो कोयले की खपत है ना। वो कोई दुनिया से बाहर देशों से नहीं मंगाता है, वो कोयला अपने यहाँ उत्पादित करता है। उसका भी सबसे ज़्यादा खपत है, हमसे ज़्यादा खपत है। और उसके यहाँ कोयले का भंडार है, उसके यहाँ भी बाहर से आ सकता है। लेकिन चाइना तो नहीं मंगाता है, उसको भी वहाँ पर उसी प्रकार का। हम तो गए हैं चाइना, वहाँ जाकर के हमने कोल इंडस्ट्री को देखा है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा का युग में हम सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा, राज्य को लाभ मिलेगा रोजगार में और राजस्व में। अच्छा सर, ये पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, हम ऐसे समय में पॉलिटिक्स इंडस्ट्री को बढ़ावा क्यों? आनंद जी, स्वाभाविक है आपका प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। रेगुलेशंस का तरीके बदले हैं। अब ग्रीन रेगुलेशन कोई एक दिन में नहीं आया, ग्रीन रेगुलेशन आने में समय लगा। तो समय के कालखंड में हो सकता है कि किसी समय में, हम उदाहरण देते हैं, चलिए आपको कोडरमा का, किसी समय में मायके की बहुत पूछ थी। मायका का जो ऑनर था वो राजा होता था, वो विदेशों में जाके रहता था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि मायके की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई, बैड कंडक्टर के रूप में उसको यूज़ करते थे हम लोग। इसीलिए इस मिनरल्स का उपयोग तत्काल देश या दुनिया कर रही है। आने वाले समय में सोलर एनर्जी है, कई प्रकार के वैकल्पिक एनर्जी उसका उपयोग करेगी, लेकिन समय, टाइम फैक्टर, अभी समय लगेगा वो। चलिए अब संजय जी को दे दीजिए। चलो भाई साथ देख लीजिए क्या थी ये। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रेस के मित्रगण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोल ऑक्शन के विषय में विस्तृत चर्चा की और हम ये कह सकते हैं कि कोयला खदानों की नीलामी वो राष्ट्र हित में है, राज्य हित में है। और सबसे बड़ी बात, देश में घोटालों करने का कीर्तिमान स्थापित करने वाली कांग्रेस पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने बड़े कीर्तिमान घोटालों में स्थापित किए और 2004 से 2009 कीर्तिमान घोटालों का कीर्तिमान का रिकॉर्ड है, कोई भूला नहीं है कोलगेट कांड। और 2004 से 2009 तक कैसे अवैध रूप से कोयला खदानों का आवंटन हुआ,
लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 10 लाख करोड़ रुपए का। और मजेदार बात, जो आपत्ति दर्ज करा रहे उनके उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके कार्यालय से कोलगेट की फाइल गायब हो गई, कोयला आवंटन की फाइल गायब हो गई। अब वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो पहले वाली सरकार नहीं है, ये राष्ट्रहित वाली सरकार है और राज्यों को समुचित रेवेन्यू देने वाली सरकार है। इस ऑक्शन से प्रदेश सरकार को जो अभी रोना रो रही है ना, खजाने खाली हैं, प्रति वर्ष लगभग 15,000 करोड़ की आय होगी। और वो 15,000 करोड़ आप उससे विकास का काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक राजनीतिक, वो चाह वो भी रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, राजनीतिक माहौल खड़ा करना। और आप जैसा दीपक जी ने बताया कि रोजगार के संसाधन, रोजगार के अवसर मिलेंगे और जो कोयला चोरी हो रही है उसका भी निराकरण होगा। और सबसे मजेदार बात कि ये हम कह सकते हैं कि जो राजीव गांधी के समय कहा गया था, जब 1 रुपया चलता है और 15 पैसे जनता के बीच पहुंचता है, वो उसी भुलावे में है। अब वो सरकार नहीं है, यह सुरक्षित हाथों में देश है, सुरक्षित हाथों में देश के प्रधानमंत्री इस देश को रखा है। और हम कह सकते हैं कि इस कोयला आवंटन को जो 5 राज्यों में 41 खदानों का जो निजीकरण होने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा लाभ, जब भी दीपक जी ने बताया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन नहीं रहता, वो डीएम के अधीन रहता है, डीसी या डीएम के अधीन रहता है, और वह उस क्षेत्र में जनहित के कार्यों के लिए खर्च किए जाते हैं। उसमें सांसद और विधायक उस बैठक में रहते हैं। तो जब इतना बड़ा कोयला का भंडार, माने दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार हिंदुस्तान के अंदर है, चीन उसका उपयोग कर रहा है। चीन की आबादी हमसे ज्यादा है और भंडार भी ज्यादा है, वो कोयला का उपयोग कर रहा है। हमारे पास अब इतना भंडार है कि 100 साल तक वो भंडार खाली नहीं होगा। अभी जो आनंद जी ने प्रश्न उठाया ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, समय का बदलाव हो रहा है। अगर आप कोयले का माइनिंग नहीं करेंगे, समय गुजर जाएगा। और हम 2 प्रकार के कोयला हम यहां हमारे पास होता है, एक होता है कोकिंग कोल, एक नॉन कोकिंग कोल। कोकिंग कोल जो है वो हमारे पास सीमित मात्रा में है, नॉन कोकिंग कोल बहुतायत में है। तो कोकिंग कोल हम आयात करते हैं, लाखों डॉलर हमारा रेवेन्यू जाता है। क्यों नहीं हम ज्यादा से ज्यादा माइनिंग कर उस फॉरेन रिजर्व फंड जो निकलता है कोकिंग कोल के माध्यम से, उसका हम बहुतायत करके उसको बराबर कर दें, क्या, ताकि फॉरेन रिजर्व फंड हमारे पास हमको नुकसान नहीं हो। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार को जो 15,000 करोड़ रुपए मिलेगा, उस 15,000 करोड़ से हम राज्य को आगे ले जा सकते हैं। और ये राज्य हित और राष्ट्र हित में, जैसा हमने बताया कि, और ये एक पॉलिटिकल मूव है, सिर्फ पॉलिटिकल मूव। चाहते वो भी हैं, रेवेन्यू उनको भी मिलना है, रेवेन्यू मिलना ही है, लेकिन एक पॉलिटिकल मूव बनाना। लेकिन अब आप देखो कि जब ये ऑक्शन का समय जब होगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट गए, फैसला क्या आता है, लेकिन राज्य की, सूबे की 3.25 करोड़ लोग दिग्भ्रमित नहीं हो, क्योंकि देश
पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है और ये पूरी तरह जो कोल ऑक्शन है वो पूरी तरह आप झारखंड के हित में है और देश के हित में है। चलिए बहुत बहुत हाँ ये 9